हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पंडित दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर 2022 के अंतर्गत बीकॉम फर्स्ट ईयर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस एग्जामिनेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं, जो हम उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम आधुनिक व्यापारिक बैंक की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो चार ऑप्शन है, 1157 इटली, 70 भारत और 1875 अमेरिका और 1890 चीन है। तो सही उत्तर ए है 1157। बैंक ऑफ वेनिस इसका नाम है, इटली में हुआ था। यानी विश्व का जो प्रथम आधुनिक व्यापारिक बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ वेनिस, जो 1157 इटली में इसकी स्थापना हुई थी। नोट भी बनाते जाएं, कुछ चीज़ें इसमें नहीं लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि मोंटे शब्द का जर्मन पर्यायवाची क्या है? मोंटे शब्द का जर्मन पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, बैंक। बैंक इसका जर्मन पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंतर्गत यूपीआई सिस्टम की शुरुआत, हम कह सकते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एनपीसीआई के द्वारा किया गया है। तो ये कब किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है कि 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई सिस्टम की शुरुआत कब किया गया था? तो 11 अप्रैल 2016 को, जो हम गूगल पे और फ़ोन पे या अन्य प्रकार के पे के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, इसी को हम यूपीआई सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट चौथा देखते हैं, भीम ऐप। भीम ऐप का फुल फॉर्म देखिए, भारत इंटरफेस ऑफ मनी ऐप, जो भीम ऐप की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर सही है, डी है, 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इसका सही उत्तर है 1995। 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी। ये सभी आपके क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर में आने की संभावनाएं हैं। छठा नंबर देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार इंद्रधनुष योजना, पूछता कि इंद्रधनुष योजना एक इसके अंतर्गत एक 7 सूत्री कार्य की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो ये उत्तर सी सही है, अगस्त 2015 में इस इंद्रधनुष योजना कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, अगस्त 2015 में। नेक्स्ट देखते हैं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सातवां है, बैंक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ऑप्शन ए सही है, बैंकों शब्द से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें हम बहुत कंफ्यूज रहेंगे और इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं बैंक क्या है? तो बैंक एक संस्था है या व्यक्ति है, समिति है या सभी है? तो इसका सही उत्तर बी सही है, बैंक एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 9वें नंबर पे देखते हैं कि किस खाते पर सबसे अधिक ब्याज प्रदान किया जाता है? तो सभी आप जानते हैं, इसमें 4 खाते दिए गए हैं, जिसमें सावधि जमा खाता, जिसको हम कह सकते हैं टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट या मियादी जमा, इसको कहते हैं सावधि जमा, जो एक निश्चित अवधि के लिए बैंक के पास जब हम पैसे फिक्स कर देते हैं, जमा कर देते हैं और उस समय अवधि के बाद ही उस पैसे का हम भुगतान लेते हैं, तो बैंक उस पर सबसे अधिक ब्याज देता है। तो सावधि जमा, जिसको फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के भी नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है, किस खाते पर अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाती है? तो सही उत्तर बी है,
चालू खाते पे ओडी की सुविधा प्रदान की जाती है, यानी ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर आपके खाते में 10,000 रुपया है और 15,000 रुपये का विड्रॉल भर के आप पैसा निकालते हैं तो बैंक आपको 15,000 दे देता है, 10,000 खाते में है, यानी 5,000 आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे रहा है। उसी को हम ओडी की सुविधा कहते हैं। हम किस खाते पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, ओडी की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है? यहाँ देखिए किस खाते पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, ओडी की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है? तो स्वाभाविक है जो फिक्स डिपॉजिट है 11 का जो सी है उस खाते पे यह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, ओडी की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि 12वें नंबर, बैंक किस खाते पर ब्याज प्रदान नहीं करती बल्कि बैंक खुद ग्राहक से वर्ष के अंत में चार्ज वसूल करती है? तो इसका सही उत्तर बी है, चालू खाता पे बैंक ग्राहक से चार्ज वसूल करती है सर्विस सुविधा उपलब्ध कराने के वजह से। क्योंकि इसमें इस खाते पे क्या होता है कि दिन में चाहे जितनी बार पैसे आप जमा कर सकते हैं, अच्छा जितनी बार आप पैसे निकाल सकते हैं, बैंक आपको किसी प्रकार का कोई मना नहीं करता है। कितना भी धनराशि जमा कर सकते हैं, कितना भी आप निकाल सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए यह सर्विस सुविधा उपलब्ध कराने की वजह से बैंक आपसे खुद चार्ज वसूल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, चेक किस पर लिखा जाता है? यानी चेक एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो ऐच्छिक मुद्रा है, वो हम अपनी इच्छा पे स्वीकार करते हैं। तो किस पे लिखा जाता है? तो ए है, बैंक पर चेक लिखा जाता है, बैंक से इसका भुगतान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि चेक का भुगतान सामान्यतः किया जाता है, यानी कितनी अवधि के बाद चेक एक्सपायर्ड हो जाएगा, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, 3 माह। 3 माह के बाद चेक एक्सपायर हो जाता है, यानी यह काम करने योग्य नहीं होता है, एक्सपायर हो जाता है 3 महीना के अंदर। यानी जिस दिन हम लिखते हैं चेक उससे 3 महीना ने 90 दिन यह वैलिड रहता है, नहीं उसके बाद इनवैलिड हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि चेक के पक्ष होते हैं, तो चेक के 3 पक्ष होते हैं। चेक के 3 पक्ष होते हैं, आप देख सकते हैं कि यह एक लेखक होता है, एक बैंक होता है और एक प्राप्तकर्ता होता है। क्योंकि जो इस पे लिखता है और बैंक इसको भुगतान करता है, तो हम कह सकते हैं चेक के 3 पक्ष होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि किस चेक का भुगतान खिड़की से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? यानी हम डायरेक्ट अगर चेक लेकर के बैंक को जाते हैं तो बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करता है। तो सही उत्तर सी है, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक को मतलब ये ऐसा ये सबसे सिक्योर सुरक्षित चेक माना जाता है। इस चेक का भुगतान आपको अकाउंट के ही माध्यम से किया जा सकता है, नहीं आपको जमा करना पड़ेगा और वो आपके खाते में जाएगा और खाते के माध्यम से विड्रॉल या चेक के माध्यम से पैसे को निकाल सकते हैं। डायरेक्ट चेक के द्वारा हम भुगतान नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये चेक है और इसके बाईं तरफ अगर 2 रेखाएं इसको खींच देते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रॉस चेक। तो ऐसे चेक का भुगतान आप खाते में जमा करके ही निकाल सकते हैं, डायरेक्ट खिड़की से प्राप्त नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं क्रॉस चेक। नेक्स्ट देखते हैं, रिजर्व बैंक द्वारा कब आदेश जारी किया गया कि 10 वर्ष के बच्चे भी बचत खाता खोल करके उसका संचालन कर सकते हैं? यानी जो माइनर अकाउंट होता है अब 10 साल के बच्चे भी उसको खोल करके उस खाते का संचालन कर सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 17 का, ये है आपका 6 मई 2014 को आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी किया कि 10 वर्ष का अगर बच्चा है तो वो सेविंग अकाउंट वो खोल सकता है और स्वयं उसका संचालन कर सकता है। कुछ अधिकार उसको सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक एवं ग्राहक के बीच संबंध नहीं होता है, पूछता है होता है, यहाँ पे लिखा नहीं होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो क्रेता एवं विक्रेता का संबंध नहीं होता, ऋणी एवं ऋणदाता का संबंध होता है, स्वामी एवं सेवक का संबंध होता है, निवेशक एवं जमानती का भी होता है, लेकिन क्रेता और विक्रेता का संबंध नहीं होता। तो सही ऑप्शन ए है, 18 का ए है। नेक्स्ट देखते हैं
कि बैंक व ग्राहक के बीच संबंध होता है, ऋणी और ऋणदाता का, प्रतिनिधि और प्रधान का, धरोहरधारी एवं धरोहरदाता का। तो हम सही उत्तर डी है, सभी होता है। तो उसका उत्तर सही है डी, यानी सभी होता है। नेक्स्ट चलते हैं 20वें नंबर पे। निम्न में से कौन व्यापारिक बैंक का ग्राहक नहीं हो सकता है, मतलब कौन बैंक का ग्राहक नहीं हो सकता? साझेदारी संस्था, कंपनी, पागल, विवाहित स्त्री। तो ये सी है, ये पागल जो होता है, ऑप्शन सी है, पागल बैंक का कस्टमर नहीं हो सकता है। जो दिवालिया हो, पागल हो, ऐसे व्यक्ति बैंक के कस्टमर नहीं माने जाते हैं। 21 नंबर है, बैंक द्वारा ग्राहक से ऋण की मांग कितने वर्ष नहीं करने पर न्यायालय में भी जाकर के नहीं मांग सकता है? यानी हम कह सकते हैं ये कस्टमर है और ये बैंक है, ये बैंक इससे कितना दिन लोन जो दिया है नहीं मांगता है, तो कस्टमर बैंक को नहीं देगा। अगर बैंक न्यायालय में भी जाता है तो न्यायालय में भी इसको रिलीफ मिलने वाली नहीं है। तो यह ऑप्शन सी सही है, 3 वर्ष। यानी 3 वर्ष के बाद अगर बैंक न्यायालय जाता है, इसको भूल गया, इससे हम किनको लोन दिए हैं, मांगना भूल गया और नहीं मांगा 3 साल, तो न्यायालय में भी जाता है तो न्यायालय में भी इसको रिलीफ नहीं मिलेगा और कस्टमर बरी हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता है तो एक ऑप्शन अगर आए तो आप देख सकते हैं। 22 नंबर, किस अधिनियम के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आर्थिक चिट्ठा बनाना अनिवार्य किया गया है? आर्थिक चिट्ठा जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट बैंकों को बनाना अनिवार्य होता है, जिससे पता चलता है कि उनकी एसेट्स क्या है, उनकी लायबिलिटीज क्या है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर बी है, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत बैलेंस शीट बनाना बैंकों को अनिवार्य कर दिया गया। अगर नहीं बनाते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इनको दंडित भी किया जा सकता है, जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, व्यापारिक बैंक को अंकेक्षण रिपोर्ट सहित अपने आर्थिक चिट्ठे की 3 प्रतियां किसके पास भेजनी पड़ती हैं? यानी जो भी बैंक होते हैं जो बैलेंस बनाते हैं वो 3 प्रति में बनाते हैं, तो वो प्रतियां किसके पास भेजी जाती है? तो स्वाभाविक है कि यह आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो प्रतियां भेजी जाती है। नेक्स्ट है, व्यापारिक बैंकों के संशोधित आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप किया गया। यानी व्यापारिक बैंकों के संशोधित आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप लागू किया गया। यानी कब आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट कब लागू किया गया था, इसका मतलब यही है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 31 मार्च 1992 को यह बैलेंस शीट लागू किया गया सभी बैंकों के ऊपर। तो ये 24 नंबर का आपका ये बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 25वां क्वेश्चन, कैपिटल एंड लायबिलिटीज यानी पूंजी और दायित्व बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा पर किस तरफ लिखा जाता है? एक ऑप्शन आ जाए तो थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन तो हो ही जाएगा कि कैपिटल एवं लायबिलिटीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी और दायित्व, बैलेंस शीट को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा, पर किस तरफ लिखा जाता है? तो इसका देखिए दाईं तरफ, बाईं तरफ, दोनों तरफ और केवल दाईं तरफ। तो ऑप्शन ये है बी सही है, बाईं तरफ लिखा जाता है। ये दो ऐसे होता है तो इधर लिखा जाता है कैपिटल और यहाँ पे लिखा जाता है एसेट्स, आएगा एसेट्स की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बाईं तरफ क्या लिखा जाता है? कैपिटल एवं लायबिलिटीज बैलेंस शीट के बाईं तरफ लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 26 नंबर, एसेट्स संपत्तियां बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठे पर किस तरफ लिखा जाता है? ये भी एक क्वेश्चन है। ये दाईं तरफ लिखा जाता है कि बाईं तरफ लिखा जाता है कि दोनों तरफ लिखा जाता है कि केवल बाईं तरफ लिखा जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? एक ये सही है, दाईं तरफ लिखा जाता है। ये जो है ना, ये लेफ्ट है और क्या है, ये राइट है, तो इधर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि ये अक्सर हो सकता है एटीएम का पूरा नाम, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें लिखे ऑटोमेटिक टेलर मशीन दिया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन दिया है, एरिया टेलर मशीन दिया है, ऑटोमेटिक टाइम मशीन दिया है। ये 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है एटीएम का पूरा नाम। तो इसका सही उत्तर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं कहेंगे, किताबों में मिलेगा आपको, लेकिन आप ऑटोमेटेड टेलर मशीन लिखेंगे, क्योंकि एक प्रोसेस के बाद वो पैसे निकलते हैं, एक ही बार दबा देने पे पैसे नहीं निकलते हैं, कई प्रोसेस के बाद निकलते हैं, इसलिए इसे हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एटीएम मशीन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। एक कभी कभी पूछता है कि एटीएम मशीन का संचालन आखिर में कोई संस्था होगी ना जिसके द्वारा ये किया जा रहा है। तो इसमें जो सही उत्तर 20 सही है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कहीं कहीं लिखा जाता है कि NPCI, इतना ही लिख दिया जाता है, NPCI एंड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एटीएम मशीन का संचालन किया जाता है, उसका विभाग वही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बीमा कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनीज है, वो भारत में पहली बार कौन सी कंपनी है जो बीमा कंपनी के रूप में काम किया। देखिए यहाँ पे ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनी 1818, या बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस 1870, या इंडियन लाइफ बीमा कंपनीज एक्ट 1912। तो इसका सही उत्तर ए है, भारत में पहली बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, 1818 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट देखते हैं 30वां क्वेश्चन, भारत की पहली बीमा कंपनी है, भारत की बीमा कंपनी यानी भारतीय बीमा कंपनी भारत में पहली बार कब और कौन सी कंपनी थी जो काम करना शुरू किया। यानी 30वें नंबर का भारत की पहली भारतीय बीमा कंपनी, साफ साफ मैंने लिख दिया है। तो इसका जो बॉम्बे म्यूचुअल है, 20 सही है, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, इसको 1870 में, ये पहली दूसरे देश की है, लेकिन भारत की जो इंश्योरेंस कंपनी है बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी 1870 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 31 है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको बोल सकते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको IRDAI बोलते हैं या IRDA बोलते हैं। IRDA की स्थापना बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत किया गया और इसकी 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी इस अधिनियम के तहत IRDA की स्थापना सन 2000 में की गई थी। प्रश्न बनता है कि किसकी सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, एक क्वेश्चन में मैं 3-4 क्वेश्चन साधने का काम किया हूं कि एक साथ 3-4 क्वेश्चन पूछता है किस प्राधिकरण के तहत, तो 1999 के तहत। इसकी स्थापना कब हुई, तो 2000 में की गई। तो और इस किसकी मतलब सिफारिश पे की गई, तो ऑप्शन बी सही है, मल्होत्रा समिति के सिफारिश पे इस समिति की स्थापना की गई। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूँगा अगर इससे संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।